हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का जो टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ सोशल जस्टिस की भी इसमें बात हो रही है। तो पेपर 3 और पेपर 2 दोनों को कवर करेगा। तो अब टॉपिक क्या है वो जाने। दरअसल एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो दुनिया के 1% अमीर है उनकी जो संपत्ति है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। अभी रिपोर्ट पेश की है स्विस बैंक ने, जिसने इसके बारे में बताया है। अब क्या बताया है तो वो ये कि जैसे मैंने बताया कि दुनिया की जो 1% अमीर है, ऐसे 10 देश हैं जिनमें जो 1% अमीर जो है दुनिया के, वो उनकी जो संपत्ति है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, तेजी के साथ उसमें बढ़ावा हो रहा है। और इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका, चीन, ब्राज़ील के साथ साथ इसमें भारत भी शामिल है। अब क्या वजह है कि जो पिछले साल से बढ़ोतरी हुई है इनकी संपत्ति में? हालांकि अगर हम कोरोना को देखें तो हर तरफ सभी पर इसका नकारात्मक असर पड़ा, उनकी आय पर इसका नकारात्मक असर पड़ा, लोगों के रोजगार गए। लेकिन यहाँ अगर हम अमीरों की बात करें तो इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो जैसा रिपोर्ट में कहा गया वो ये कि जो कोविड-19 है इसके टाइम पर जो रियल एस्टेट है और जो शेयर्स है उनमें इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से उसमें उसके जो इंटरेस्ट रेट हैं उसमें गिरावट की वजह से इनको ये लाभ मिला है। तो ये इसका इनको फ़ायदा हुआ। अगर रिपोर्ट के हिसाब से हम यहाँ इन 6 देशों की कंडीशन देखें तो जो कुल देश की, जैसे जिसमें भारत, ब्राज़ील और चीन वगैरह ये सब देश शामिल हैं, तो जो देश की कुल संपत्ति है उसमें इन देशों के 1% अमीरों का हिस्सा कितना रहा? तो 2020 की बात हो रही है तो ब्राज़ील में कितना 50% रहा। और यही आंकड़े की अगर हम चीन में बात करें तो ये 30%, जबकि भारत में ये 40% रहा। इसी तरह इटली में 22% रहा, यूके में 23% रहा और अमेरिका में कितना 35% रहा। तो कुल मिला के जो देश की कुल संपत्ति है उसमें एक बड़ा हिस्सा इन 1% अमीरों का रहा। तो ये इसी के साथ साथ रिपोर्ट में जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स है इसका हवाला देते हुए भी बात की गई। कहा गया कि जो दुनिया के 500 सबसे अमीर हैं उनका अगर कंबाइंड नेटवर्थ निकाल जाए, यानी संयुक्त निवल मूल्य है। निवल मूल्य क्या होता है यानी नेटवर्थ, ये क्या होती है? ये होती है वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स उसको माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज तो इक्वल टू नेटवर्थ। तो ये नेटवर्थ यानी कि जो एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज माइनस हो जाएंगी, टोटल इक्वल आ जाएगा उसके बाद जो निकलेगी नेटवर्थ। तो उसमें जितना ज़्यादा बढ़ावा होगा, जितनी ज़्यादा वो बढ़ी हुई आएगी, तो इसका मतलब उनकी जो संपत्ति है उसमें उतना ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये कितनी बढ़ी? $1.8 ट्रिलियन का इसमें इजाफा हुआ। हालांकि संपत्ति तो बढ़ी लेकिन साथ साथ इसमें और क्या बढ़ा? संपत्ति के साथ साथ क्या बढ़ा? इसमें असमानता भी बढ़ी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि संपत्ति के साथ साथ इससे और भी बढ़ावा मिला, असमानता को बढ़ावा मिला। अब असमानता किस तरह की? आय की असमानता को। अब आय की असमानता की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आय की विषमता की बात कर रहे हैं, तो उसे मापा किस तरीके से जाता है? तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हम इसको जो एक लॉरेंस कर्व है, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो लॉरेंस कर्व का संबंध किससे है? आय की विषमता से। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि लॉरेंस कर्व का संबंध किससे है? तो संबंध है आय की विषमता से। तो ये आय की विषमता को बताता है। अब ये क्या होता है कि ये आय का वितरण और जनसंख्या के बीच निकाला जाता है। ये आय है और ये जनसंख्या, तो ये इन दोनों के बीच में निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है? अगर हम आदर्श लॉरेंस कर्व की बात करें तो वो इस तरीके का होता है। इसका मतलब ये है कि विषमता नहीं है, आदर्श कर्व ऐसा होता है। लेकिन अगर हम वास्तविक इस आदर्श कर्व के हिसाब से क्या होता है कि अगर ये 10% जनसंख्या है तो इसकी जो आय है, आय में हिस्सेदारी कितनी होगी? 10% आय ही इसकी हिस्सेदारी होगी। यानी 10% जनसंख्या है, वो जो देश की 10% आय है उसी का उपभोग वो करती है।
तो इसी तरीके से सब बराबर बराबर, यानी 20% जनसंख्या तो 20% आय, तो ये एक आदर्श कर्व हुआ। लेकिन जो वास्तविक कर्व होता है वो अगर किसी देश का इस तरीके का है कर्व, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, अभी जो 10% जनसंख्या 10% आय का उपभोग कर रही थी, तो यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया करीब 2%। तो अब ये क्या हुआ कि जनसंख्या तो यहाँ बढ़ी हुई है और लेकिन उसकी आय में हिस्सेदारी कितनी है, 2% आय का वो उपभोग कर रहे। 10% जनसंख्या यानी अधिक जनसंख्या न्यूनतम आय, यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ। इसी तरीके से अब अगर यहाँ देखें हम 20% जनसंख्या है तो वो कितना ले रही है, 5%, तो 5% आय में उसकी हिस्सेदारी है। तो इस तरीके से ये आय की विषमता को बताता है ये कर्व, इस तरीके का ये आदर्श कर्व है और ये वास्तविक कर्व है। अब अगर हमें गणना करनी हो, जैसे यहाँ इसमें हम बात कर रहे हैं कि 1% जो अमीर है उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है, तो गणना किस तरीके से की जाती है, उसका तरीका है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक जो है वो उससे इसकी गणना की जाती है। गिनी गुणांक किस तरीके से, ये है वास्तविक कर्व और ये है आदर्श कर्व और ये है वास्तविक कर्व। तो ये वास्तविक कर्व जितना ज्यादा आदर्श कर्व से दूर होता जाएगा, इससे हम जितना ज्यादा आगे जाते जाएंगे, जितना ज्यादा ये नीचे होता जाएगा, तो इसका मतलब आय की विषमता और ज्यादा बढ़ रही है। अब ये गिनी गुणांक किस तरीके से निकलेगा, तो ये है इसका पूरा टोटल एरिया की बात करें, ये पूरा आदर्श कर्व से लेके ये पूरा इसका टोटल एरिया हो गया। तो ये पूरे इस आदर्श से लेके वास्तविक कर्व तक के जो बीच का हिस्सा है ये पूरा क्षेत्रफल है। ये इसको अगर हम x मान लें तो x बटे ये पूरा जो टोटल एरिया है इसको हमने y नाम दिया और ये है 100, ये मान लीजिए 10 है और ये है 100, तो x बराबर जो हो गया यहाँ पे x प्लस y हो गया, तो यहाँ पर ये 10 है और ये बटे हो गया 100, तो कितना हो गया, ये हो गया 0.1। इसी तरह अगर ये और ज्यादा हो जाए और ये 30 हो जाए तो ये हो जाएगा 30/100 बराबर 0.3। तो इसका मतलब ये जितना ज्यादा कर्व नीचे जाता जाएगा, आदर्श कर्व से आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आय की यहाँ विषमता को ये दर्शाएगा। अब ये जो गिनी गुणांक है ये 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। अब 0 से 1 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी यहाँ पर कोई विषमता नहीं है, किसी भी तरीके की विषमता नहीं है, और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, तो यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से विषमता है। ये किस तरीके से होती है कि अगर कोई कर्व इस तरीके का हो जाए, अगर कर्व पूरा ऐसे है तो ये हो गया, इसका मान हो जाएगा 1, तो यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से विषमता है। और अगर ये हो गया इस तरीके का, जैसे आदर्श है, तो अगर इस तरीके का हो गया तो इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी विषमता नहीं है। तो ये गिनी गुणांक से इसकी गणना करके पता लगाया जाता है। 0 से 1 के बीच में ये वैरी करता है, तो ये 0 से 1 के बीच में वैरी करेगा। इसका मतलब मैंने बताया, 0 का मतलब पूर्ण समानता यानी परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 का मतलब पूर्ण असमानता यानी परफेक्ट इनइक्वालिटी। ये गिनी गुणांक का मतलब हुआ। गिनी गुणांक किस तरीके से निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये आर्थिक असमानता है उसका आखिर इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब होगा। जब आय की विषमता बढ़ती चली जाएगी, कुछ लोगों तक ही सिर्फ धन जो है या संपत्ति है उसकी पहुंच ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो जाहिर बात है वो उसका इस्तेमाल अपने और विकास के लिए करेंगे। तो इससे जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो बहुत सारी चीज़ों तक पहुंच है, अवसरों तक है, स्वास्थ्य प्रणाली तक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल है, और सभी तरह के अवसरों तक इनकी पहुंच ज़्यादा आसान होगी। किनकी? अमीरों की, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, वो उसके बल पर उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन जो गरीब है उसके लिए इन तक पहुंच, इन संसाधनों तक, अवसरों तक जो पहुंच है वो सीमित हो जाएगी, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए धन संपत्ति नहीं है, तो इसलिए वो सीमित हो जाएगी। और जब ये सब चीज़ें सीमित हो जाएंगी तो इसी से बढ़ावा मिलेगा
लैंगिक असमानता को। लैंगिक असमानता को किस तरीके से, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें महिलाओं की भी, तो महिलाओं की भी एक बड़ी आबादी, पूरी जो देश की आबादी है एक बड़ा हिस्सा महिलाएं उसमें शेयर करती हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं। यहाँ सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं है, लैंगिक असमानता की बात है, तो इसमें महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं, तो एक बड़ी आबादी को हम उससे छोड़ देते हैं। उसमें जो महिला और पुरुष की ही अगर हम बात करें तो इसमें पहले ही असमानता का स्तर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इस चीज़ से और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये इसका इम्पैक्ट है, और इसी तरीके की जो असमानताएं हैं वो इस संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ, संपत्ति के बढ़ने के साथ साथ इस तरीके की असमानताएं भी और ज़्यादा बढ़ी हैं। अब बात करते हैं हम चैलेंजेस की, कि क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि सरकार जो योजनाएं चलाती है, जो अलग अलग तरीके की जो भी स्कीम्स बनाती है, उनके लिए धन का आवंटन करती है, सामाजिक कल्याण के लिए जो स्कीम्स बनाती है तो धन का आवंटन होता है, लेकिन वो उसके जो असल हकदार हैं, जो वास्तविक गरीब हैं या वंचित हैं, उन तक वो पहुंच नहीं पाता है। और जब वो पहुंच नहीं पाता, सरकार की तरफ से धन का आवंटन हुआ लेकिन जो सही मायनों में उसके हकदार हैं उन तक वो पहुंचा नहीं, तो इससे एक और क्या समस्या खड़ी हुई, वो खड़ी हुई भ्रष्टाचार की। यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य है, इन जैसे क्षेत्रों में कम खर्च किया जाना या इन क्षेत्रों के लिए कम धन का आवंटन किया जाना भी एक बड़ी समस्या है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस महामारी ने उनको और ज़्यादा अतिरिक्त दबाव पड़ा, तो बहुत बुरी तरीके से वो सब प्रभावित हुई। तो इसलिए ज़रूरत है कि इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन पर इन्वेस्ट किया जाए। साथ साथ शिक्षा पर अगर इन्वेस्ट होगा तो हर किसी को अपने सामाजिक आर्थिक विकास का पूरी तरीके से अवसर मिल पाएगा, सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी सभी को। तो इन पर और ज़्यादा धन खर्च करने की, और ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, तो उनमें जो शिक्षा का स्तर है अब उसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है शिक्षा का। लेकिन अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें तो इस मामले में यानी उच्च शिक्षा में अभी भी पिछड़ापन नज़र आता है। साथ साथ एक समस्या लगातार बनी हुई है, वो क्या है, वो है जलवायु परिवर्तन की। वर्तमान में जो पूरा विश्व है वो इस समस्या से लगातार जूझ रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन भी जो आय की असमानता है, विषमता है, इसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। किस तरीके से काम कर रही है? अगर जलवायु परिवर्तन से कोई एक क्षेत्र विशेष प्रभावित होता है, तो अगर किसी के पास धन संपत्ति ज़्यादा है तो उसके पास विकल्प हैं अपने आप अपना विकास करने के लिए कि वो किस तरीके से करेगा। लेकिन अगर कोई अक्षम व्यक्ति है या जिसके पास इतने संसाधन नहीं, धन संपत्ति नहीं है, खर्च करने के लिए धन ज़्यादा नहीं है, बस जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा है, तो वो जो प्रभावित, वो उस पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो इसके अलावा क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे, तो वो इससे और ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इससे भी जलवायु परिवर्तन भी इन सब की जड़ कही जा सकती है, आय की असमानता की। तो ये चुनौतियां हुई। अब इन सब को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, उससे पहले हम प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो आप आज का पहले प्रश्न नोट कर लीजिए। दुनिया भर में बढ़ती आय की असमानता किस तरह आर्थिक और समावेशी विकास को प्रभावित करती है, विश्लेषण कीजिए। तो प्रश्न सीधा सा है, आपको इसका विश्लेषण करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न जो भी टॉपिक है उसको समझकर अब हम बात करेंगे कि जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसे हमने बताया कि चुनौती क्या थी हमारे सामने, कि वास्तविक जो वंचित हैं या गरीब हैं उनको पहचानने की। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी संसाधन है, जो भी आवंटन किया जा रहा है, उसका उचित वितरण किया जाए, उचित तरीके से उनको सही तरीके से पहचान करके कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन असली हकदार है, उनमें इसका सही तरीके से वितरण किया जा सके। साथ साथ जो सामाजिक अवसंरचनाएं हैं उनमें निवेश करने की ज़रूरत है, जैसे शिक्षा हो गई या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि सभी को समान अवसर मिल सके समाज में रहते हुए, ताकि हर कोई अपने सामाजिक आर्थिक विकास पूरी तरीके से कर सके और समाज में एक अच्छे तरीके से योगदान दे सके।
इसके साथ साथ लैंगिक सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लैंगिक असमानता की बात कर रहे थे, तो लैंगिक सशक्तिकरण में सभी तरीके के महिलाएं, ट्रांसजेंडर सभी इसके अंदर आते हैं कि उन सभी के सशक्तिकरण की ज़रूरत है, क्योंकि एक आबादी का पूरी जो आबादी है, जनसंख्या है, उसका एक बड़ा हिस्सा जैसे महिलाएं भी शेयर करती हैं। तो उपभोग तो करते हैं, ज़रूरतें सबकी हैं, तो अगर हम उपभोग करते हैं तो योगदान देना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उनको पूरी तरीके से सशक्त बनाया जा सके। किस तरीके से कि उन तक जो सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके ज़रिए जो धन आवंटन किया जा रहा है उन तक उसकी पहुंच पूरी तरीके से बन सके। इन सब के ज़रिए ये लैंगिक सशक्तिकरण किया जा सकता है और सामाजिक संरचना में निवेश किया जा सकता है। तो इससे इन सब जो भी असमानता है उनको दूर करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। आप प्रश्न के उत्तर लिखने की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।